बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात कर लेते हैं चैप्टर 12 से। लेकिन सबसे पहले हम एंजाइना पेक्टोरिस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस ये वो मैनिफेस्टेशन है जो कि इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के रिज़ल्ट में एज आ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि इट इज़ सेंट्रल चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिएंट मायोकार्डियल रिवर्सिबल इस्कीमिया। यानी कि मायोकार्डियम के अंदर जब कभी भी कोरोनरी वेसल्स की एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, ठीक है, वो ओक्लूड होंगी ब्लड फ्लो या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर वेसल्स के स्पेज़म की वजह से, अगर वेसल ओक्लूड होगी और उस एरिया को जिसको वो सप्लाई कर रही हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो या न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रहे, तो उस एरिया का रिलेटिव इस्कीमिया हो जाएगा और उसकी वजह से नर्व फाइबर्स जो है वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। दैट विल रिजल्ट इन सडन सिवियर एंड क्रशिंग सॉर्ट ऑफ चेस्ट पेन जो कि रेडिएट कर सकता है नेक की तरफ, जॉ की तरफ, बैक की तरफ और आर्म्स की तरफ जो है वो रेडिएट कर सकता है। अब बेसिक पैथोलॉजी इसके अंदर क्या आ जाती है? ऑफ कोर्स ये बात है कि या तो ये होगा कि जो हमारे मायोकार्डियम है, एक तो बात हम लोगों ने कर ली कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। सेकेंडली ये हो गया कि ऑक्सीजन सप्लाई या फिर डिमांड जो है वो हार्ट की ज़्यादा होगी है, तो तब भी लेट्स से कि अगर किसी कंडीशन के अंदर हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है, ठीक है। अब वेसल्स तो ऑलरेडी पहले भी उतना ही ब्लड सप्लाई कर रही थी, लेकिन अब चूंकि मैस ज़्यादा हो गया तो हाइपरट्रोफी होने की वजह से जो वेसल्स हैं वो उसकी डिमांड पे पूरा नहीं उतर पा रही, तो अगेन दोबारा से ऐसे एरिया के अंदर जो है उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकेगी और ऐसे एरिया के इस्कीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक पैथोलॉजी ये होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड के दरमियान मिसमैच आ जाता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है और इस्कीमिया के रिजल्ट में सेंट्रल चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, हैवीनेस सी फील होती है, बैगीनेस सी फील होती है। पेशेंट प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरह की अकॉर्डिंग टू कि कितना इस्कीमिया हुआ है, किस डिग्री में है वो और कौन से टाइप का एंजाइना है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना की। it depend on the cause of basically ischemia of that area. लेट्स से कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की, या जिसको हम एफर्ट इंड्यूस या क्लासिकल या टिपिकल एंजाइना का नाम देते हैं। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एफर्ट इंड्यूस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोरोनरी वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक सा बना होता है, ठीक है, जिसने वेसल्स को ओक्लूड किया होता है लेकिन कम्प्लीटली इसको बंद नहीं किया होता। अब जब कभी भी क्या होगा कि बंदा कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स ही बात है कि जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। अब ऑलरेडी जो वेसल ओक्लूड थी थोड़ी सी, अब उसको मतलब जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होगी तो टोटली वो जो है वो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा टू दैट रिलेटिव एरिया और वहाँ पे इस्कीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है कि अगर ये पेशेंट्स जो है वो रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, बैठ जाते हैं, तो तब इनका जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो डिक्रीज़ हो जाता है। या फिर ये सबलिंगुअल एकदम से नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट लेते हैं, ठीक है, तो वो जाके क्या करवाती है, कोरोनरी वेसल्स की वेजोडाइलेशन काज करवा देती है और इसके इफेक्ट्स को ओवरकम करके तो पेशेंट्स को रिलीफ देती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास वेरिएंट या फिर प्रिंस मेटल वेजियोस्पेस्टिक या फिर रेस्ट एंजाइना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वेसल्स के अंदर ऐसा कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नहीं बना होता, जबकि वेसल्स के इटसेल्फ जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर स्पेज़म की कंडीशन आती है और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके तो वेसल का ल्यूमेन ओक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये इवन हमें रेस्ट पे भी होगा, पेशेंट कोई एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा होगा, तब भी जो है उसको हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है अपनी चेस्ट के अंदर फील होगा, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हम ऐसी ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि वेसल्स को डायलेट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, जिसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे और डिफरेंट नाइट्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। नाइट्रेट्स और वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स तीनों तरह के एंजाइना के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग इसमें यूज़ करेंगे और बीटा ब्लॉकर्स वेरिएंट एंजाइना में बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि प्ली जो है वो वेसोस्पैज़म को मज़ीद एक्सेब्रेट कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल भी नहीं देते इसके अंदर। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो है वो इसकी जो चेस्ट पेन है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा और ये जो है वो रिलीव नहीं होता बाय रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह से, ठीक है। और अगर ये प्रॉपरली इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये
इट कैन रिजल्ट इन सेल डेथ, इन्फॉर्क्शन। अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ की तरफ कि हम लोग इन स्टेबल और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना को किस तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बेसिक पैथोलॉजी हमें पता है कि क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की डिमांड मायोकार्डियम की ज़्यादा हो जाए या फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी अगर कम हो जाए, तो इस ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो मिसमैच होता है उसकी रिजल्ट में रिलेटिव इस्कीमिया की वजह से एंजाइना हो रहा होता है। तो हमने इसी बेसिक चीज़ को जो है वो करेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीजन की डिमांड कम करनी है हार्ट के ऊपर, तो हार्ट जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन डिमांड किस तरह से कम होगी, अगर कि हार्ट के ऊपर जो आने वाला प्री लोड है, दैट इज़ द जो बेसिकली वीन्स जितना भी ब्लड जो है वो हमारी सिस्टम से लेकर आ रही होती हैं टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज़ प्री लोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अगर हम लोग उसको किसी तरह से कम कर सकें बाय मीन्स ऑफ वीनोडाइलेटर। और बेसिकली हमारी वीन्स की टोन जो है वो डिटरमाइन कर रही होती है ना प्री लोड को, तो अगर हम लोग विनोडाइलेटर्स दें तो वो जो है ऑक्सीजन डिमांड कम कर सकती हैं। सेकेंडली अगर हम लोग इसके आफ्टर लोड को कम किया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगेन आफ्टर लोड जितना ज़्यादा होगा उतनी हार्ट के ऊपर वर्क लोड ज़्यादा होगा और उतनी उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और फोर्स के लिए हमें पता है कि एटीपी चाहिए होते हैं और एटीपी के लिए फाइनली ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके साथ साथ अगर के जो हार्ट रेट है उसको हम लोग कम करके भी ऑक्सीजन की डिमांड कम कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। आर्टीरियो डायलेटर्स के अंदर हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे, डायहाइड्रोपायरीडीन्स वगैरह की। इसी तरह से जो नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसे जो कि हार्ट के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे कि वेरेपामेल, डेल्टियज़म वगैरह। और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करवा के नेगेटिव कोरोनोट्रोपी काज करवाएंगे। सेकेंडली ऐसी ड्रग्स जो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी को जो है वो इन्हांस करवाएं बाय काजिंग वेजोडाइलेशन, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपने याद रखना है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो हम लोग तीनों तरह के एंजाइना के अंदर यूज़ करते हैं, स्टेबल में भी, वेजोस्पेस्टिक के अंदर भी और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर भी। बीटा ब्लॉकर्स हम लोगों ने वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में नहीं यूज़ करने, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो जो नॉर्मली बीटा रिसेप्टर्स हमारी वेसल्स के ऊपर होते हैं, स्केलेटल मसल्स के ऊपर, वो वेजो डायलेशन काज करवा रही होती हैं। अब हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें ऊपर से तो वो क्या करेंगी, फर्दर जो वेजोस्पेजम है उसको एक्सेबरेट कर देंगी, ठीक है। तो इस वजह से वेजोस्पेस्टिक एंजाइना के अंदर एज सच ये हेल्पफुल नहीं होती। सेकेंडली अगर हम बात करें अनस्टेबल एंजाइना की, तो वहाँ पे हम साथ साथ एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी इन ड्रग्स के साथ एड अप कर लेते हैं, जिसमें एस्पिरिन आ जाता है, आईवी हेपरिन आ जाता है और सबक्यूटेनियसली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जिसमें डेल्टीपेरिन और इनॉक्सापेरिन वगैरह आ जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्रेट्स से, ठीक है। नाइट्रेट्स जो है वो तमाम तरह की एंजाइना में हम लोग यूज़ करते हैं, साथ साथ हम इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में और हार्ट फेलियर में भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। नाइट्रेट्स बेसिकली जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स के अंदर ऑफ द कोरोनरी वेसल्स, वहाँ पे ये नाइट्राइट्स का लेवल को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा करवाते हैं, देन गोनाडाइल, उसके रिजल्ट में गोनाडाइल साइक्लेस, देन सीजीएमपी ज़्यादा होता है जो कि प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करवाता है। प्रोटीन काइनेज जी जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोरिलेट करवा देता है। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोरिलेट हो जाती है तो ये इनएक्टिव हो जाती है और देन ये मायोसिन लाइट चेन्स को फॉस्फोरिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी काइनेज है। तो ये इसको अब ये इटसेल्फ जब फॉस्फोरिलेट हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, तब ये मायोसिन लाइट चेन्स को एक्टिवेट नहीं करवा सकेगा बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन। जब ये फॉस्फोरिलेट नहीं होगी तो ये एक्टिन के साथ जो है वो एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी तो स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और इस तरह से स्मूथ मसल सेल्स क्या रहेंगे, रिलैक्स ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस फिगर में भी वही सारा मैकेनिज्म बताया गया है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे मस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स के अंदर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करवाएंगे और ये जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करवाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जाके गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा देगा जो कि जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। साइक्लिक जीएमपी के अंदर जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो साइक्लिक जीएमपी जो प्रोटीन काइनेज जी है उसको एक्टिवेट करवा देता है। अब प्रोटीन काइनेज जी दो मैकेनिज्म्स के थ्रू, एक तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोरिलेट कर देगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज इनएक्टिव हो जाएगा तो ये मायोसिन लाइट चेन्स को मायोसिन जो लाइट चेन्स है उनको फॉस्फोरिलेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब ये फॉस्फोरिलेट नहीं करेगा तो ये एक्टिन के साथ जो इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। दूसरी बात ये कि ये फॉस्फेटेस को स्टिमुलेट कर देता है प्रोटीन काइनेज जी।
जब फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाता है तो जो लाइट चेन्स जो कि फॉस्फोरिलेट हुई हैं वो डीफॉस्फोरिलेट हो जाएंगी और दोबारा से स्मूथ मसल सेल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रेट्स का मैकेनिज़्म हमने देख लिया। अब हम इसके एक्शंस या फिर इसके इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरीली ये जो है वो वीन्स की डायलेशन काज करवा रहा होता है। जब वीन्स की डायलेशन होगी तो ऑफ कोर्स वीन्स की कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। वीन्स की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो वीनस रिटर्न टूवर्ड्स द हार्ट कम हो जाएगा। हार्ट की तरफ जब वीनस रिटर्न कम होगा तो हार्ट के ऊपर प्री लोड कम होगा और ऑक्सीजन की कंजप्शन कम हो जाएगी, यानी कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो लेकर आ रहा है हार्ट की तरफ वो कम हो जाएगा। और जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है फाइबर टेंशन भी जो है वो कम होगी। सेकेंडली, हायर कंसंट्रेशन के अंदर ये जो है वो आर्टरीज को भी डायलेट करवा रहा है। आर्टरीज को डायलेट करवाएगा तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी जिसके रिजल्ट में आफ्टर लोड कम होगा। आफ्टर लोड कम तो दोबारा से हार्ट के ऊपर जो ऑक्सीजन डिमांड आ जाती है हार्ट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसके रिजल्ट में जब वेसल्स डायलेट करेंगी तो इट कैन रिजल्ट इन रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नाइट्रेट्स के साथ यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को, जो कि डायरेक्टली जो है वो हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देती है और हार्ट रेट को कम कर देती है। ठीक है, थर्डली अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की तो ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को इन्हांस कर देता है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करते हैं नाइट्रेट्स। एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल की बात कर लें तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट इसी मेन इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, वैसोडाइलेशन के रिजल्ट में ही होते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, उसके रिजल्ट में सिंकपी हो सकती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसी वैसोडाइलेशन की वजह से ड्राउजीनेस हो सकती है, फेशियल फ्लशिंग और पैलर और वीकनेस की कंडीशन और थ्रॉबिंग हेडेक ड्यू टू मेनिंजियल वेसल्स डायलेशन हमें नज़र आ सकती है। ड्रग इंट्रैक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि हमने इसको वेजोडाइलेटर्स के साथ, जो डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स हैं उनके साथ नहीं देना, क्योंकि इसके इफेक्ट पोटेंशिएट हो जाएगा और फर्दर यही सारे इफेक्ट्स हमें एग्जेजरेट हुए नजर आएंगे। साथ साथ सिल्डेनाफिल के साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शन आ जाती है जिसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। और एंटी मस्क्रीनिक के साथ हमने इस वजह से नहीं देना चूँकि एंटी मस्क्रीनिक हमारे ड्राइनेस ऑफ माउथ काज करवाती हैं। ठीक है, सेलिवेशन कम करवाती हैं। तो अब हमने कहा कि हम इसको सब लिंगुअली दे रहे होते हैं तो वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है, तो इस वजह से एंटी मस्क्रीनिक के साथ हम इसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, सिल्डेनाफिल के साथ जो इसका ड्रग इंट्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि इट्सल्फ तो ये नाइट्रेट्स जो है वो ग्वानोलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा के साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज़ करवा रहे हैं। अब सिल्डेनाफिल जो है वो क्या करवाती है, वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी के अंदर डिग्रेड नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, टूट नहीं पा रहा होता, तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल यहाँ से भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये दोनों ड्रग्स हम लोग इकट्ठे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा और जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, इरेक्टाइल रिस्पॉन्स वो काफ़ी पोटेंशिएट हो जाएगा। साथ साथ जो है ये जो मस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन वाला इफेक्ट है ये काफ़ी इन्हांस्ड हो सकता है और इसकी वजह से जो ऑर्थोस्टैटिक जो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाएगी, यानी कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड देन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी इवन हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर काफ़ी एक्सेसिवली कम हो सकता है, दैट कैन लीड टू डेथ फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर कॉजेज, यानी कि एमआई के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल को इकट्ठा यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नाइट्राइट्स के एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट की जो कि ये काज करवाते हैं मेट हीमोग्लोबिनेमिया, और देन इसी को हम लोग इसी एडवर्स इफेक्ट को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, नाइट्राइट्स का क्या है कि नाइट्राइट आइन जैसे ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो ये क्या कर देती हैं, जो आयरन +2 की फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट कर देती हैं आयरन +3 के अंदर। ठीक है, फेरिक आयरन को फेरस आयरन के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देती है मेट हीमोग्लोबिन के अंदर। अब इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है कम। सो जब कभी भी नाइट्राइट्स की हाई डोजेज हम लोग यूज़ करते हैं दैट कैन रिजल्ट इन सीडोसाइनोसिस, टिश्यू का हाइपोक्सिया होगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की डिलीवरी सही से नहीं हो सकती और टिश्यू की डेथ हो सकती है। इसको हम ट्रीट करते हैं बाय गिविंग IV मिथाइलिन ब्लू। अब ये इफेक्ट, ये जो एडवर्स इफेक्ट है मेट हीमोग्लोबिनेमिया का, वो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। किस तरह से, साइनाइड क्या करता है, नॉर्मली साइनाइड जो है वो जाके बाइंड करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ, आयरन +3 के साथ, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर आ जाता है।
अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक एंजाइम आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम होगी और एटीपी की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि आईवी हम लोग सोडियम नाइट्राइट दे देते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होगा कि जो साइनाइड पहले साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ कंबाइन कर रहा था, अब वो जाके बाइंड कर जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ, मेट हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, सोडियम नाइट्राइट देने की वजह से, ठीक है। जब इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसको रीजनरेट कर सकते हैं और एटीपी की जनरेशन को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। फर्दर हम लोग इस साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन को डिटॉक्सिफाई करते हैं बाय गिविंग सोडियम थायोसल्फेट का आयन। सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है और इजीली एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है।